हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो साइंस हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 है, ठीक है। मोशन चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो देखेंगे, हम लोग कल कंप्लीट कर लिए थे सेकेंड पार्ट तक। आज हम ये सब कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। विमी आधार पर जितने भी टाइप्स थे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये सारे जितने भी टॉपिक्स थे ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो थर्ड नंबर वाला टॉपिक है, वो है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ओके, आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो देखोगे क्या होता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हिंदी में दोलन या कंपन गति बोलते हैं। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने जो मीन पोजीशन है, कोई ऑब्जेक्ट जब अपने मीन पोजीशन से, ठीक है, ये सब बताएंगे मीन पोजीशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के टू और फ्रो मतलब आगे या पीछे, ठीक है, अपने किसी मीन पोजीशन से आगे या पीछे मूव करता है या फिर ऊपर या नीचे मूव करता है, तो ये जो हमारा मोशन है, ये मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, मीन पोजीशन क्या होता है, देखो मैं फिर से बताता हूँ। कि सपोज करो कि ये हमारा जो ऑसिलेटरी है मोशन है, मान लो जो क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक देख रहे हो ना, पेंडुलम क्लॉक, इस तरह का ये पेंडुलम क्लॉक है। ये क्या होता है, एक बार इधर जाता है लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड, ठीक है। और ये इसी के ये इसका मीन पोजीशन है कि एक बार यहाँ जाकर फिर यहाँ के रुकता है, फिर यहाँ से राइट साइड जाता है, फिर इधर रुकता है और फिर इधर साइड जाता है। तो इस तरह से ये ऐसा पोजीशन जहाँ से वो बार बार क्रॉस कर रहा है, वो उसका मीन पोजीशन होता है। तो वैसा मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से लेफ़्ट राइट यानी टू और फ्रो या अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करता है, वैसे मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल में जो हमारा पेंडुलम घड़ी घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है, वो उसका एग्जांपल है, बहुत अच्छे से हम लोग एग्जांपल है। और फिर जो हम लोग सितार घर में बजाते हैं ना, सितार, तो सितार में बजाने समय जब उसका तार खींचने पे जो वो कंपन करता है, तो जो आवाज़ साउंड निकलता है वो भी इसी कारण, जो उसमें वायर है वो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन शो करता है, दोलन या कंपन गति शो करता है। उसके बाद जो हम लोग झूला झूलते हैं, झूला जो झूलते हैं, वो भी एक इसका एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का, कि एक फिक्स्ड उसका बीच का पोजीशन था, मीन पोजीशन, और उसी के अराउंड जो झूला है वो हमारा मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं 4 नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन अधिकतर कोई नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये टॉपिक क्लियर नहीं दिया जाता है कभी भी बच्चों को। वो 11th-12th में आपको मिलता है, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हो तो वहाँ पे वो सारे टॉपिक रहते हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं। तो प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं, कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, कि अगर हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ से, ठीक है, अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस से ऊपर जो हमारा आकाश है, स्काई है, स्काई के तरफ कोई भी वस्तु, यानी मान लो हम नीचे से कोई हमारा स्टोन है उसको ऊपर फेंकते हैं, कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होता है कि वो तो ऊपर थोड़ी देर के मूव तो करता है, लेकिन इसके अपोजिट में कोई फोर्स वर्क करता है। अब वालों को कैसे मालूम कि फोर्स वर्क करता है, तो अगर इस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता होता तो ये नीचे वापस रिटर्न कैसे आता है। ज़रूर इस पर कोई वर्क हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तभी वो इतने ऊपर जाने के बाद वो और ऊपर नहीं जाता है, वहाँ से रिटर्न नीचे आता है, क्योंकि उसको कोई फोर्स जो है अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स जिस पर ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वैसा मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। यानी वैसा मोशन जिस पर ग्रेविटी फोर्स वर्क कर रहा है। याद रखेंगे कि सच टाइप्स ऑफ मोशन ऑन विच वर्क द ग्रेविटी फोर्स, जो ग्रेविटी फोर्स उस पर काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि कोई भी हम लोग पिंड को, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्लाइंटली, ठीक है, स्ट्रेट नहीं, स्लाइंटली, स्लाइंट टाइप में उसको अर्थ के तरफ फेंकते हैं, तो वो क्या होता है, जाके वर्क यानी कर्व्ड पाथ दिखाता है। जो हमने कर्व्ड मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं तो ये इंक्लाइंड होकर के फिर ये नीचे कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड जो फिगर है वो बनाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो जिस पाथ पर, ये जो जिस रास्ता पे गया, इस रास्ता को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो भूलोगे नहीं, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है,
ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो पाथ है ना, इसको ट्रेजेक्ट्री पाथ बोलते हैं। ये हमारा ट्रेजेक्ट्री पाथ है, और उसका जो मोशन है, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो ये जो मोशन है, इसमें क्या होता है, ड्राइंग को पहले क्लियर करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि दो एक्सिस में से मूव कर रहा ना, यानी ऊपर भी जा रहा है और इधर हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होता है, और इस तरह का मोशन शो करता है। फिर से बनाते हैं डायग्राम। तो इस तरह का मोशन, कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो इस तरह का मोशन दिखता है। तो ये हमारा मोशन किधर है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस है। दैट मीन्स अगर ऐसे निकाले तो ये वाई एक्सिस हो गया, और इधर का डिस्टेंस निकाले ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पर हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है, इस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म मतलब एक समान, ठीक है, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, यानी त्वरण इधर ऊपर है, और यूनिफॉर्म जो मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो इधर, वेलोसिटी मतलब वेग, यूनिफॉर्म वेग जो है वो इधर मूव करता है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे। तो इधर के बारे में जो लिखना चाहेंगे यू एक्स लिखते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले के बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे वाई एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यू एक्स क्या है, यू एक्स पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है वो बताता है। और वाई एक्स क्या बताता है कि वाई एक्सिस पर वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस वेग से, किस वेलोसिटी से जा रहा है, वो हम लोग को बताता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सही से फिगर अगर नेक्स्ट टाइम बनाते हैं, देखिए एक फिगर को अच्छे से मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से देखोगे। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकते, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से जब फेंकते कुछ हाइट जाने के बाद ये रिटर्न वापस आता है ना, रिटर्न वापस आता है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्सिमम से दिखाते हैं, एच मैक्सिमम। दैट मीन्स कि ये मैक्सिमम हाइट, इतना हाइट इसका मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ऊंचाई ये नहीं गया है, हाइट मैक्सिमम। ठीक है, और ये जहाँ से ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, इधर का हमारा वाई हो गया है ना, वाई एक्सिस, और ये मेरा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कैसे लिखते हैं, यू एक्स बराबर यू, सॉरी ये यू है, यू कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, यू आई बराबर यू साइन थीटा। ये याद रखोगे। ठीक है, हमेशा जो हॉरिजॉन्टल है, जो एंगल के अलोंग होता है उसको कॉस में लेते हैं, और जो परपेंडिकुलरी होता है वो हमारा साइन होता है। ठीक है, ये मोशन हो गया। और यहाँ पर जो यू आई है, हम लोग ठीक से देखेंगे, यहाँ पर जो यू आई है, यहाँ पर यू आई वो क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स, वहाँ पर रिटर्न आ रहा ना, तो ये एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस इसका नहीं है, तो यहाँ पे ये वाई ज़ीरो होता है, यू वाई, यानी वाई पर इसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाता है, और ये एक्स की तरफ यू कॉस थीटा से मूव करता है। और यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर हम अगर निकालना चाहें, इस पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये इधर मूव करेगा और ये नीचे मूव करेगा। तो नीचे की तरफ जब भी आता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको माइनस में उसका वेलोसिटी दिखाते हैं, तो माइनस यू साइन थीटा, और ये इधर का यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा रेंज, और यहाँ से यहाँ को लेंथ को क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज यानी हिंदी में उसको परास बोलते हैं, याद रखेंगे हम लोग, इसको परास बोलते हैं। तो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो एग्जाम में न्यूमेरिकल बेसिस पे इस पर आपको जो आता है, वो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर कभी पूछा जाए उसका उड़यन काल क्या है, ठीक है, अगर उसके बारे में पूछा जाए कि किसी का उड़यन काल क्या है, तो देखेंगे उड़यन काल क्या होता है। टाइम ऑफ हाइट बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टी जो है टाइम को शो करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जब भी कोई भी फ्लाइट लेता है कौन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी कोई हाइट लेता है, तो उसके जो मिनिमम पॉइंट है वहाँ से लेकर मैक्सिमम हाइट जो जाता है, उस हाइट तक में जो टोटल समय लेता है, यानी जो हम लोग बना रहे थे फिगर, ये यहाँ से यहाँ जाने में पहले ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, तो ये जो हाइट गेन किया और लॉस किया, इसमें ये टोटल कितना टाइम ले रहा है, उस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जाने में उसको जो भी टाइम लगा है, उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, T =
2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2u साइन थीटा बाय जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में कि जो हाइट मैक्सिमम हाइट जाता है, उस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, एच मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, एच मैक्सिमम मीन्स हाइट मैक्सिमम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो हॉरिजेंटल रेंज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, या फिर सिर्फ उसको रेंज बोलते हैं, रेंज, तो क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज क्या होता है। तो देखेंगे हम लोग रेंज कि जो भी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जो इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर, ये इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाता है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्षैतिज प्रास, हिंदी में क्षैतिज प्रास बोलते हैं या फिर प्रास बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है R = यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, अगर हमारा थीटा 45 डिग्री हुआ, ठीक है, अगर 45 डिग्री से अगर ये काम कर रहा है, 45 डिग्री से ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, थीटा तो कितना हो जाएगा हमारा, साइन 2 थीटा है ना यहाँ पे 2 थीटा, तो 45 to 90 हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, यानी R = यू स्क्वायर बाय जी, R = यू स्क्वायर बाय जी इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये 2 थीटा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, R = यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये 2 थीटा है, तो थीटा का वैल्यू 45 डालेंगे, तो 2 × 45 90 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यू स्क्वायर × 1 यू स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर बाय जी। तो रेंज अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि रेंज बताइए एक ऑब्जेक्ट का जिसमें उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो उसका रेंज कितना हो जाएगा, R = यू स्क्वायर बाय जी, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज जान गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये तो हम लोग कल एक टाइप पढ़ लिए थे, दूसरा देखिए यहाँ पे जो हम लोग कल स्टार्ट किए थे, मैंने एक बताया था इसके बारे में, आगे है नेक्स्ट वीडियो कि पुनरावृत्ति के आधार पर, पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटेशन के बेसिस पे, ठीक है, रिपीटेशन के बेसिस पे कोई भी मोशन जो है कितने टाइप का होता है। तो जनरली रिपीटेशन के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। ठीक है, एक पीरियोडिक मोशन, ठीक है, 2 टाइप का मोशन कौन कौन सा होता है, देखिए हम लोग पहले वहाँ जाते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, और दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग कि एक्चुअली पीरियोडिक मोशन की कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक पाथ में, एक ही पथ में एक डेफिनेट निश्चित जो है, निश्चित समय अंतराल में, यानी फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अपने स्पीड को, अपने मोशन को, अपने वेलोसिटी को रिपीट करता है, अपने मोशन को, उसको आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्लॉक है, ठीक है, तो ये हमारा जो मिनट का सुई है, ठीक है, मिनट सुई, ये हर 1 मिनट में चेंज होता है ना, हर 1 मिनट में ये मूव करते 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 वापस यहीं पे आता है। दैट मीन्स ये इनिशियल पॉइंट यहीं से स्टार्ट किया था और ये वापस राउंड घूम करके वापस यहीं पे आ रहा है, और फिक्स इंटरवल टाइम में वो हर 1 मिनट में ही मूव करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो कभी भी, कभी 1 मिनट में, कभी 2 मिनट, नहीं, उसका फिक्स इंटरवल टाइम है, वो हर 1 मिनट में, मिनट वाला सुई हर 1 मिनट में आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते 60 मिनट में वापस वो वहीं पे आ जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, हिंदी में आवर्ती बोलते हैं और इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। यानी वैसा मोशन, वैसा पिंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही पथ पर एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम में, एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को पुनरावृत्ति कहता है, यानी वापस रिपीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्कशन में बोलोगे, जो भी ग्रुप डी, रेलवे, सब का तैयारी करो, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनको नोट्स मिलेगा। बाकी जो बच्चे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप नॉलेज के लिए आप यूँ समझोगे, आपको नोट्स का भी जरूरत नहीं है। आप जब स्टैंडर्ड में वैसा जाओगे तो आपको उस समय नोट्स मिल जाएगा। लेकिन जो अभी ग्रुप डी, रेलवे, सब का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बोलोगे, फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आवर्ती गति एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि जो क्लॉक है, क्लॉक का जो हमारा नीडल है वो जैसे मूव करता है, मिनट वाला नीडल और फिर सेकेंड, आवर नीडल, ये सब जो है कौन सा
मोशन शो करता है, पीरियोडिक मोशन शो करता है। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ सन के अराउंड, मान लो ये हमारा सन है, सन के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? अर्थ, ठीक है। तो अर्थ जो सन के अराउंड मूव करता है वो भी एक इसी टाइप का है। तो अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज और कितना बोलिए? 1/4। दैट मीन्स कितना? 1/4 मीन्स कि 365 डेज एंड 6 आवर, ठीक है। बहुत कोई सिर्फ जानते हो कि 365 डेज लगता है, लेकिन नहीं, 365 डेज के साथ 6 आवर भी लगता है, ठीक है। और इसी के कारण हर 4 ईयर में एक लीप ईयर आता है। लीप ईयर क्या होता है? हर लीप ईयर में फरवरी जो मंथ होता है वो 1 डे ज़्यादा होता है। तो क्यों 1 डे ज़्यादा होता है? इसी के कारण, क्योंकि अर्थ जो है 365 डेज एंड 6 आवर लेता है 1 ईयर में। तो 1 ईयर में 6 आवर, 2 ईयर में और 6 यानी 12 हो गया, 3 ईयर में और 6 कितना हो गया? 18 हो गया, और 4 ईयर में और 6 यानी 24। और 24 आवर इक्वल टू कितना होता है? 1 डे होता है ना। इसीलिए हर 4 ईयर में वो जो हमारा लीप ईयर है उसमें 1 डे इंक्रीज हो जाता है फरवरी मंथ में। और फरवरी मंथ में क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि वो जो उसी मंथ का जो डे है उसी डे में ये अपना जो टोटल रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर लेता है। यही रीज़न है कि फरवरी मंथ में 1 डे ज़्यादा होता है, ठीक है। यस, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या होता है? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल बनाए, एक फिगर अगर बनाते हैं, फिगर पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? एक बार इधर मूव कर रहा है, फिर ये वापस अपने पोजीशन पे आता है, फिर यहाँ से इधर मूव करता है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो है उसको हम लोग बोलते हैं आयाम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? आयाम। उसके बाद यहाँ से यहाँ का जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं समयावस्था, ठीक है, साम्यावस्था। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन, ठीक है। जिसको हिंदी में साम्य अवस्था या माध्य स्थिति भी बोलते हैं। माध्य स्थिति क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, कोई भी कण जो है, कोई भी पिंड जो है, किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो फ्री हो जाता है और अपने जो जनरल पोजीशन है उसका, उसमें वो वापस रिपीट करता है, मध्य में आ जाता है। उसके मध्य का जो स्थिति है, जो बीच का स्थिति है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन बोलते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड जो है एक सरल रेखा में, देखो ये सरल रेखा स्ट्रेट पाथ है, किसी स्ट्रेट पाथ में आगे पीछे होता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे, टू एंड फ्रो जो बोलते हैं, होता है, उसको ऐसे हम लोग मोशन को क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और ये कौन दिखाता है? ये हमारा जो पेंडुलम घड़ी है वो दिखाता है, ठीक है। और ये जो गोल सा बड़ा सा है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लोलक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लोलक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2-3 बात आता है, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड कि कितना टाइम पीरियड क्या होता है, या फिर हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। आवर्तकाल, टाइम पीरियड या आवर्तकाल क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल के द्वारा वो अपना एक जो रिपीटेशन है, एक दोलन यानी एक मोशन जो है वो कंप्लीट करता है जितने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल, ठीक है। ये जो हमने फिगर बनाया था, ये फिगर, ठीक है, कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा कर के वापस जब यहाँ आ जाता है, एक बार यहाँ जाता है फिर वापस आता है, फिर यहाँ जाता है फिर वापस आता है, तो इतने यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में, वापस आने में जितना टाइम लगता है, एक आवर्तकाल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। एक सरल आवर्त गति करने में जितना टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल बोलते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है, आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति के बारे में जानेंगे। फ्रीक्वेंसी,
आवृत्ति जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा कि 1 सेकेंड में, याद रखिएगा कि 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना नंबर ऑफ मोशन करेगा, जितना बार वो दोलन करेगा, ठीक है, जितना बार दोलन ये मूव करेगा, नंबर ऑफ मोशन, उसको हम लोग बोलेंगे या रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना वो रिवॉल्यूशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो 1 सेकेंड में, मान लो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया तो हाफ हुआ, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर मान लो 1 सेकेंड में पूरा चला जाता है तो ये इसका एक फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितना भी उसका दोलन का संख्या होगा, नंबर ऑफ मोशंस होंगे, वो कितना होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, और इसका जो आवृत्ति है, ये जो आवृत्ति है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज होता है, हिंदी में भी हर्ट्ज ही लिखते हैं। तो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है जो हमने पढ़ा पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 मोशन हमने पढ़ा अभी, पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन के आधार पे हम लोग 2 पढ़े हैं। कौन कौन सा, एक आवर्त गति, ठीक है, आवर्त गति जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। और एक हम लोग पढ़े हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, कभी कभी SHM भी लिखते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है SHM क्या है, तो आप लोग सोचते हैं SHM क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी जिसको अभी हम लोग हिंदी में क्या पढ़े कि सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति। तो आवर्त गति और सरल आवर्त गति में क्या डिफरेंस है, यानी पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फोर्स के रीस्टोरिंग के साथ भी हो सकता है। ठीक है, फोर्स अगर वापस रीस्टोर हुआ तो वो ये ऐसा मोशन ये शो कर सकता है। लेकिन ये जो SHM है, सरल आवर्त मोशन है, ये कभी भी पिंड में जो भी विस्थापन होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये शो करेगा इसका मोशन। ठीक है, तो आवर्त गति जो पीरियोडिक मोशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये अपना फोर्स को शो करता है। लेकिन जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शो करता है। ठीक है, जो आवर्त गति है वो ऑसिलेटरी भी हो सकता है, दोलनी गति भी हो सकता है। ठीक है, जो आवर्त गति है, जो पीरियोडिक मोशन है, वो दोलनी गति यानी ऑसिलेटरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सरल आवर्त गति जो है, वो हमेशा दोलनी होगा, हमेशा ऑसिलेटरी होगा। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि SHM हमारा ऑसिलेटरी ना हो, ये हमेशा ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल में लिख लेंगे पीरियोडिक मोशन में कि जो घड़ी का हमारा सुई है और वाहन उसका गति, और इसमें जो है सिर्फ घड़ी का जो लोलक है या फिर स्प्रिंग है, बॉल है, बॉब जिसको बोलते हैं, BOB, बॉब, लोलक जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो है, वो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए। हम लोग जनरली बेसिक तौर पर जितने भी साइंस है हम लोग 30 डेज़ में इसको कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लास में न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत काफ़ी फेमस है, सबको इससे डरते हैं कि अरे न्यूटन्स लॉ में इतने सारे लॉज हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल्स के भी क्लास करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसका फिर न्यूमेरिकल्स का क्लास करेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। हम लोग न्यूटन्स जो लॉज है, लॉज ऑफ मोशन जो है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।